अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाज़िर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज वर्किंग डे के हिसाब से आज फोर्थ वर्किंग डे है, जबकि आज जुमे का दिन है और लास्ट वर्किंग डे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंडे को मार्केटें बंद थी। यूएस मार्केट हॉलिडे था, लेबर डे हॉलिडे की वजह से तमाम बैंक्स एंड अमेरिका की स्टॉक मार्केटें बंद पड़ी हुई थी। तो इस वजह से ये हफ्ता हमारे पास शॉर्ट वीक रहा और सिर्फ 4 डेज़ ऑफ वर्किंग इसमें रहे। बहरहाल आज इस हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे फ्राइडे है और फ्राइडे के हवाले से मैं हमेशा आपसे ये जिक्र करता रहता हूँ कि फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंस रखती है ऑन टेक्निकल ग्राउंड पे, कि वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या जो क्वार्टरली क्लोजिंग हमारे पास आती है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। बहरहाल आज तारीख़ के आईने में देखें तो आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। आज अमेरिका और पूरी दुनिया की एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड सोशल डायनेमिक्स चेंज हुई थी। आज से 19 साल पहले 19 ईयर्स अगो आज 9/11 का इवेंट हुआ था, जिसके अंदर अमेरिका के बहुत सारे शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, एयर अटैक्स हुए और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। और वो था 9/11, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 जहाज़ ने आकर अटैक किया था, उसको तबाह कर दिया था न्यूयॉर्क मैनहट्टन के इलाके में आज से 19 ईयर्स अगो। तो इस हवाले से आज तारीख़ी एतबार से बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है और इसमें नॉर्मली हमने हर साल ये देखा है कि 1 मिनट की खामोशी ऑब्ज़र्व की जाती है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और जितने भी रेस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस हैं न्यूयॉर्क में या अमेरिका में या शिकागो में, वहाँ पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाती है उस याद में कि जिसके अंदर तकरीबन लगभग 3-4 हज़ार या 3,500 लोग मारे गए थे और एक बहुत बड़ा साने इस पूरी अमेरिका की तारीख़ में या पूरी इंसानी तारीख़ में एक बड़ा ख़तरनाक, एक होलनाक वाक़या रोनुमा पेश आया था आज से 19 साल पहले 19 ईयर्स अगो। तो बहरहाल इस हवाले से हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आज भी स्टॉक मार्केट में पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा एक सेंटिमेंट्स नेगेटिव ज़रूर शो होते हैं थोड़े से, कि इतना ख़तरनाक और एक होलनाक वाक़या आज से 19 साल पहले रोनुमा हुआ। बहरहाल ओवरऑल हम मार्केट को जो देख रहे हैं, अमेरिका की मार्केट में ख़ास तौर पे नैस्डैक वो तकरीबन हायर साइड पे खड़ी हुई है। मार्केट अपने हायर लेवल से तकरीबन 2 से 3 या 4% डाउन हुई है। इस डाउन होने को हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक मार्केटों में कोई फॉल डाउन आ जाएगा या कोई बहुत ज़्यादा एक स्लम्पिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है अमेरिका की स्टॉक मार्केट का वो पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, हालात ग्रीन टेरिटरी में दिखा रहे हैं और हम यही देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद, डाउन साइड पर आने के बाद दोबारा नए हाइज बनाना शुरू कर देती हैं। और आज भी कुछ सूरत हाल सुबह से हमारे सामने जो रोनुमा है, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो चाइनीज़ मार्केट ट्रेड हो रही हैं वो पॉजिटिव हैं, तकरीबन 0.7-0.8% मार्केट प्लस में है। इसी तरीके से जो यूरोप की मार्केटें इस वक्त खुल चुकी हैं वो भी अभी थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, जस्ट मार्केट ओपन हुई हैं, मार्केटों में ग्रीन टेरिटरी ही दिखाई दे रही है, मार्केट हायर साइड पे हैं। और इसी तरीके से जो अमेरिका के फ्यूचर्स ट्रेड हो रही हैं वो भी पॉजिटिव हैं ग्रीन टेरिटरी में। अच्छा, अब जो 2-3 दिन से हम खासतौर पे यूरोप की आज बात कर लेते हैं। यूरोप में दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो गया है जो हम पिछले 3-4 सालों से एक ड्रामा देख रहे हैं। ब्रेक्जिट के बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन से 46 ईयर्स ऑफ मैरिज के बाद उसको डिवोर्स हो जाएगी। बैक इन 1970s में हमने देखा था कि कॉमन मार्केट कॉन्सेप्ट के तहत एक यूरोपियन यूनियन का क़याम वजूद में आया था और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो वहाँ के तकरीबन 29 और 30 कंट्रीज़ हैं वो आपस में अपने ट्रेड को यकजा करने के लिए या ट्रेड के जो लॉसेस थे या उनकी जो एक्सचेंज करेंसीज के जो लॉसेस थे उसको ख़त्म करने के लिए एक यूरोपियन यूनियन का क़याम अमल में आया। एक कॉमन मार्केट कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी चलती रही 46 ईयर्स यानी 50 ईयर्स से, लेकिन पिछले 4-5 सालों से आप कह लीजिए या पिछले 10 सालों से बरतानिया बहुत कोशिशों में ये लगा हुआ था कि वो यूरोपियन यूनियन से अब अलहदा हो जाए। उसमें यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने की जो वजूहात थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि बरतानिया का ये कहना था कि वो तकरीबन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर
की इन्वेस्टमेंट करता है या वो पेमेंट करता है ब्रसल्स यूरोपियन यूनियन के अपने हेड ऑफिस में, लेकिन उसको रिटर्न में तकरीबन 20 और 30% वापस मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा नाला थे। बरतानिया के लोगों ने इस पे इजहार नाराज़गी भी किया कि जनाब वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की पेमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जीडीपी, लेकिन उनको रिटर्न में बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो टेक कंट्रोल बैक वाली बात शुरू हुई और बरतानिया में ये लहर चल पड़ी पिछले 4-5 सालों में कि जनाब यूरोपियन यूनियन के जो 29 कंट्रीज़ का जो यूनियन है, जिसके अंदर उनके कॉमन मार्केट बहुत इजी कंसिडर की जाती है, लेकिन बरतानिया का ये कहना कि वो हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी रिटर्न्स, हैवी पैसे देने के बावजूद उनको रिटर्न्स में 25-30% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न मिलता है। तो इस बेसिस पे वहाँ के लोगों में, वहाँ की बरतानवी पार्लियामेंट में ये बातें उठना शुरू हुई और पिछले 1 साल पहले हमने ये देखा कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन से ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो गया, निकल गया, एग्जिट हो गया। लेकिन पिछले 1 साल से हमारे पास ये सिलसिला था कि जनाब 31 दिसंबर 2020 में ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो जाएगा और बरतानिया ऑलरेडी डिक्लेयर्ड निकल तो चुका ही है, एग्जिट हो चुका है, लेकिन उसकी जो तिजारती पॉलिसीज़ थी कि जनाब उसको वो मुरत्तिब करेगा और 31 दिसंबर 2020 के बाद वो अलोन हो जाएगा, निकल जाएगा और तमाम ताल्लुकात यूरोपियन यूनियन के 28 ममालिक से के साथ उसके ख़त्म हो जाएंगे और उसकी जो तिजारती पॉलिसीज़ हैं उसमें यकसर तब्दीली आ जाएगी। अब पिछले 3-4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि बरतानिया के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है यूरोपियन यूनियन की जानिब से कि जनाब बरतानिया उनके ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से उनके साथ काम नहीं कर रहा है और बरतानिया को इसके ख़िलाफ़ सख्त पैनलाइज किया जाएगा। तो इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कुछ सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए थे, जिसकी वजह से 3 से 4 महीने का लोएस्ट लेवल पर आ गया। बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग ने लो कर दिया 1.28 के लगभग, मार्केट 1.2780 तक मार्केट नीचे आ गई वर्सेस यूएस डॉलर। और अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केटों में थोड़ा सा डाउनफॉल ही दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन और बरतानिया की चपकलिश की वजह से। तो इसको हमें देखना पड़ेगा। अब जाहिर है इसका नेगेटिव सेंटिमेंट्स पूरी ओवरऑल इकॉनमी पे भी पड़ेगा, ना सिर्फ बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के, बल्कि इसका नेगेटिव इफेक्ट कैनेडियन और अमेरिका की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया का 7th लार्जेस्ट बिगेस्ट इकॉनमी कंसिडर हम करते हैं बरतानिया को, और बरतानिया का इस तरीके से मुख्तलिफ लॉज को फॉलो ना करना, यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ जाना, ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर सकता है। और इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि बरतानवी करेंसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन के स्टॉक्स में थोड़ा सा स्लम्पिंग सिचुएशन क्रिएट हुई थी। बहरहाल इसको हम और भी देखेंगे कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन के साथ क्या रवा रखता है। अच्छा, इसके साथ ही जो आजकल 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, जो कि पिछले दिनों 70 साल का एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ इसराइल और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान। और मुत्तहदा अरब इमारात यानी UAE ने इसराइल को आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया और अपनी तिजारती और सिफारती ताल्लुकात को इसराइल के साथ बहाल कर लिया। अच्छा, अब ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो बाकी जो हमारे पास OIC कंट्रीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहलाती हैं, और इसके अलावा जिसके अंदर 57 कंट्रीज़ हैं, और इसके पैरेलल जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है दैट इज़ नोन एज अरब लीग, जिसके अंदर 22 कंट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं। अब ये बात बहुत अरसे से हमारे सामने आ रही है कि जनाब अरब लीग और OIC इस्लामिक जो बेनिफिट्स हैं या इस्लामिक जो सिलसिले हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके हवाले से इतनी ज़्यादा कारामद दिखाई नहीं देती और वो बहुत सारी पॉलिसीज़ पे जो मुसलमानों के हवाले से हैं उस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता बिकॉज ऑफ सर्टेन लॉज और सर्टेन जो रिजर्वेशंस होते हैं, चाहे वो यूरोप की तरफ से हों या अमेरिका की तरफ से हों या रूस और चाइना की तरफ से जो प्रेशर डाला जाता है और अरब लीग के ऊपर या OIC के ऊपर, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि OIC और अरब लीग उस तरीके से काम करते हुए दिखाई नहीं देते जिसका लोगों को एक चाह होती है, एक गुमान होता है कि जनाब अरब लीग इस हवाले से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और वो मुसलमानों के लिए कुछ काम करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता।
अच्छा, ओआईसी के बाद हमारे पास ये खबर चल रही थी कि जनाब अरब लीग की मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है कायरो मिस्र में, और इस हवाले से कि जनाब मुत्तहदा अरब इमारात ने चूँकि इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो 70 साला जो कोशिशें थी फ़लस्तीन की कि जनाब उनका एक अलग वतन होगा, एक अलग मुल्क होगा, एक अलग सरजमी होगी, उसके ऊपर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से फ़लस्तीनी जो अवाम है, फ़लस्तीनी जो मुसलमान हैं, उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो अब इस पूरी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या इस्लामिक कंट्रीज़ में तनहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारी चमगोइयाँ हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा ये बातें हो रही हैं कि सऊदी अरब के ऊपर भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और कि जनाब वो इसराइल को एक्सेप्ट करे, या दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं जो अरब लीग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करें। और इस हवाले से ये अरब लीग में कल कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, एक जूम जो आजकल चल रही है, उस हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके कोई खातिर खा रिजल्ट्स सामने नहीं आए, और फ़लस्तीनी अवाम को बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा। अब यही हमारे सामने बातें आ रही हैं कि जनाब ये चाहे अरब लीग हो या ओआईसी हो, क्या वो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इक़्तिसादी और माशी बेनिफिट्स होते हैं जो कि मुसलमानों को या अरब लीग को या ओआईसी को जो यूरोपियन यूनियन की जानिब से या यूरोप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से या चाइना और रूस की तरफ से जो मुयस्सर आ रही हैं, उस तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने के लिए, उन मुफादात को बचाने के लिए अरब लीग हो या ओआईसी हो, वो मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला साजी करने से कासिर दिखाई देती है। बहरहाल इस पे और बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन एक बड़ी अनहोनी किस्म की बात हमारे सामने आ रही है ट्रम्प साहब की जानिब से, या हम उसको ताश के पत्तों का तुरुप का पत्ता कह सकते हैं कि जनाब ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि अपने मुल्क के आर्मी कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट उन्होंने बात की है कि आर्मी कॉन्ट्रैक्टर्स जो अमेरिका के हैं वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जंग और फसाद चलता रहे, ताकि उनका माल और असलह और उनका अम्यूनिशन, उनके बॉम्ब्स, उनके मिसाइल्स, उनके जहाज़, उनके जितने भी सारे सिस्टम हैं डिफेंस के, वो बिकते रहें। तो ये बड़ा नेगेटिव कमेंट दिया ट्रम्प साहब ने। हम उसको ये कह सकते हैं कि जनाब ये एक तुरुप का पत्ता उन्होंने फेंका है। सिर्फ नेक्स्ट यानी 2 महीने रह गए हैं, अमेरिका में नवंबर में री इलेक्शन इंतखाबात होने वाले हैं, और ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि वो री इलेक्ट हो जाएं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट तज्जियाती मुताला मैं कर रहा था, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि पहले तो हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं कि जनाब ट्रम्प साहब इस दफ़ा हार जाएंगे और जो बाइडेन डेमोक्रेट के जो नॉमिनी हैं वो जीत जाएंगे इस साल का जो इंतखाबात हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात बड़ी गौर तलब है कि हम ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के साथ साथ जो इसराइल के मामला चल रहे हैं, इसको सेटल डाउन करने के लिए ट्रम्प साहब का रहना और नेतन्याहू का रहना, जो कि इसराइल के वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू साहब, जो कि सन 2024 तक वहाँ पर वज़ीर आज़म के तौर पर बराजमा रहेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि क्योंकि इसमें एज अ ब्रोकर्ड सर्विस ट्रम्प साहब अदा कर रहे हैं, तो ट्रम्प साहब के लिए ज़रूरी होगा वो अपनी तमाम जो घोड़े दौड़ा देंगे, और ये कोशिश वो करेंगे या उनके जो सपोर्टर्स होंगे, चाहे वो उनके नॉन स्टेट कैरेक्टर्स हों या स्टेट कैरेक्टर्स हों, वो कोशिश ये करेंगे कि ट्रम्प साहब को इस साल 2020 के इलेक्शन में री इलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि फिर वो आइंदा 4 सालों तक के लिए यानी 2024 तक के लिए दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू साहब जो हैं वो भी 2024 तक वहाँ के वज़ीर आज़म रहेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि अब हम ये देख रहे हैं कि नेतन्याहू साहब और ट्रम्प साहब, जो कि ब्रोकर्ड सर्विस के तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि जनाब पूरे मिडिल ईस्ट में अमन और शांति का पैगाम फैलाया जाए, तो इसके लिए ज़रूरी हमें दिखाई देता है कि ट्रम्प इस दफ़ा भी री इलेक्ट होने चाहिए। तो बहरहाल इसको भी हम देखेंगे, और हमें ये मालूम है कि जब भी पिछले 4 साल पहले भी हमने ये देखा था कि बहुत सारे लोगों में ये नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी कि जनाब ट्रम्प साहब जो है वो सदर मुंतखब हो जाएंगे तो वो मुसलमानों का आना बंद कर देंगे, वो मैक्सिको के ऊपर दीवार खड़ी कर देंगे ताकि वहाँ पे जितने भी जो टेररिस्ट कहते हैं या डिफरेंट नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ट्रम्प साहब मैक्सिकन्स के लिए, वो वहाँ पर नहीं आएंगे दीवार उठाने के बाद। तो बहरहाल ये सारी बातों के बावजूद भी
ट्रम्प साहब जो है वहाँ के सदर मुंतखब हो गए और अब ये दोबारा कहा जा रहा है कि तमाम उन बातों को कि जनाब हिस्टोरियंस कह रहे हैं और डिफरेंट लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ट्रम्प साहब इस दफ़ा सदर मुंतखब नहीं होंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं अपने री इलेक्ट होने के हवाले से, चाहे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है कि जनाब चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करें और उनको री इलेक्ट करवाने में कोशिश करें। जिस तरीके से पहले भी हमें ये मालूम है कि जनाब सदर व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर भी ये कहा गया कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल हैकर्स के ज़रिए और डिफरेंट स्टेट कैरेक्टर या नॉन स्टेट कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए ट्रम्प साहब को जितवाने में अपना अहम किरदार अदा किया था। बहरहाल इस हवाले से हमारे पास रॉबर्ट मुलर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आई थी जो कि छुपा दी गई, बताई नहीं गई, और इन कैमरा मीटिंग में जो कांग्रेस में हुई उसकी भी कोई खबर अवामुन नास को पेश नहीं की गई। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रम्प साहब दोबारा जीतते हुए विनिंग पोजीशन में और वो जीत जाएंगे और जो बाइडेन की चांसेस ऑफ विनिंग इज़ वेरी थिन। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट था और इसके साथ ही आज हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मॉस्को गए हुए हैं और वहाँ पर एक मीटिंग कॉल हुई है जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं और रूस के वज़ारत ख़ारजा के तमाम डेलीगेशंस वहाँ बैठा हुआ है। बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है जो कि पिछले बहुत 10-25-30 सालों से हमने देखा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है एक चपलिश थी, एक वो दोस्ताना माहौल मौजूद नहीं था जो कि दूसरे ममालिक के साथ या चाइना के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे रवाबित हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो पिछले 20-25 सालों में जो अफ़गानिस्तान वॉर के हवाले से रूस के साथ हमारे ताल्लुकात नगुफ्ताबा रहे, लेकिन अब हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं। और कल बड़ा खुश आइन बात ये थी कि एक गैस पाइपलाइन के हवाले से जो कि पाकिस्तान अब एनर्जी सेक्टर में बहुत लेक करता है, पाकिस्तान को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम ये जानते हैं कि रूस पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है और एनर्जी सेक्टर्स में वो बहुत ज़्यादा आगे है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब का रूस के साथ और चाइना के साथ एनर्जी सेक्टर पे और दूसरे CPEC के हवाले से या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के हवाले से या वन रेल प्रोजेक्ट के हवाले से जो साइनिंग प्रोसेस हुआ है, जो उनके प्रोटोकॉल साइन हुए, ये बड़ा खुश आइन बात है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, इन्हीं बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी खासा पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। ग्रीन टेरिटरी में मार्केट चल रही है। कल भी मार्केट तकरीबन 8-9 महीने के हाईएस्ट लेवल पर चली गई, 42,900 तक का कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स PSX इंडेक्स ने हाई कर दिया और आज भी हमारे पास यही पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के इमरान खान साहब हुआवी के डेलीगेशंस के साथ बैठ के टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और ये बहुत पॉजिटिव है। तो इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब का, इमरान खान का ये बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इसके अलावा जो बातें हमारे पास हैं उसमें कुछ नेगेटिव खबर कल हमारे पास चल रही थी कि जनाब ट्रम्प साहब ने जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 1000 चाइनीज़ स्टूडेंट के वीज़े को रिवोक कर दिया है। ये बड़ा नेगेटिव खबर है, लेकिन इस नेगेटिविटी के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक्स गिर जाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है नेगेटिव खबरें भी हमारे पास मौजूद रहती हैं। अच्छा, इसके साथ कल हमने देखा कि कल एक दोबारा अटैक हुआ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कोई फायर वर्क हो गया बैरूत में पिछले महीने हमने देखा था एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का एक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ। जो ये कहा यह जा रहा था कि जनाब वो कोई गैस वहाँ पे रखी हुई थी जो कि वो ब्लास्ट हो गई और जिस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी में 1944-45 में एटम बॉम्ब अटैक किया गया था अमेरिका की जानिब से जापान के ऊपर, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट वो वहाँ पर एक अटैक हुआ जो कि बड़ा नेगेटिव था। लेकिन दोबारा से ये बैरूत में ये मामला होना ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, इसको बहरहाल बेहतर होना चाहिए। तो ये कुछ ख़बरें बातें आपके साथ की गई। आज सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आज है 9/11 जो कि 19 ईयर्स बैक ये वाक़या हुआ।
इसकी हर मुल्क, हर शख्स इसकी मजम्मत करता है कि ऐसे वाक़यात आइंदा कभी भी ना हो, कहीं पर भी ना हो। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी जो कि आपके साथ की गई आज। अच्छा, गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड की मार्केट के हवाले से जो कि डेली बेसिस पे आपके साथ बातें होती हैं, और गोल्ड का जो एक इम्पॉर्टेंट मैंने टेक्निकल लेवल आपको दिया हुआ है $1920 पर आउंस। 1920 देखिए ये वही लेवल है जो कि 10 साल पहले मार्केट ने हाई किया था। मैं बार बार आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, आप जहन नशीन कर लीजिए, ताकि इसको मलहूज़ खातिर रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करें और डिफाइन करें। अभी भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1950 पे मार्केट चल रही है, मार्केट टाइम 1920। आज वीकली क्लोजिंग रहेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। आज फिर मैं दोबारा आपसे ये कहूँगा कि अगर 1920 के ऊपर गोल्ड की कीमतें क्लोज होती हैं फ्राइडे क्लोजिंग पे, मार्केट में पोटेंशियल है, ऊपर जा सकता है। और इसके ऊपर जाने की दूसरी वजूहत आपके सामने हैं। ये भी मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट नियर 0 या 1% पे चल रहा है। जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू नहीं होगा उस वक्त तक गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ नहीं जाएंगी। इसी तरीके से अमेरिका की स्टॉक मार्केट भी उस वक्त तक नहीं गिरेंगी जब तक कहीं किसी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की खबरें हमारे पास नहीं आती। आप लोग इस बात को याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि ये जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जो मैं बात करता हूँ कि जनाब अमेरिका के इंटरेस्ट रेट जो है वो 0 पर है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जापान है, आपका स्विट्ज़रलैंड है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन तमाम के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो नियरली 0% या 1% पे चल रहे हैं। ये जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा उस वक्त तक स्टॉक मार्केटें नहीं गिरेंगी, और इसी तरीके से गोल्ड की कीमतें भी नहीं गिरेंगी जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ना जाए। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो उस सर्टेन करेंसी में या सर्टेन जो इकॉनमी है उसकी मांग में इजाफा होगा और गोल्ड की कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि पिछले दिनों हमारे पास ये खबर तो ज़रूर थी कि जनाब अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक के चेयरमैन है मिस्टर जर्मी पाल, उन्होंने 2% इन्फ्लेशन रेट को इंटैक्ट रखने की बात की है, या 2% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए। अब इन्फ्लेशन रेट ज़ाहिर है जब 2% से ज़्यादा रहेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात होते हैं कि वो इकॉनमी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का इंदिया दे सकती है। तो बहरहाल इस पॉइंट को आप जहन में रखें और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश करें। इसके अलावा कल बात आपसे हो गई थी FATF के हवाले से। बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि पाकिस्तान का मुश्तरका सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास में FATF के कवानीन को पास कर लिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के कवी इम्कानात रोशन हो जाएंगे, जिसकी बेसिस पे कराची स्टॉक एक्सचेंज मज़ीद ऊपर जा सकता है। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे दरख्वास्त कि इस YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त अहबाब में इसको फैलाइए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।